साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। जिंक सल्फेट के बारे में आप सुनते हैं और आप अपनी फसल में लगातार प्रयोग करते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, मक्का हो, भिंडी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो। आप लगभग अमूमन सभी फसलों में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी सही से ना हो कि जिंक क्या है, जिंक का प्रयोग किन फसलों में करना चाहिए, जिंक का महत्व क्या है, कितना जिंक डालना चाहिए, जिंक की कौन सा जिंक हमको अपने फसल में प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से प्रयोग करना चाहिए और जिंक को किन किन फर्टिलाइजर्स के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसा कि जिंक जो है, जिंक में दो तत्व अवेलेबल होते हैं। वैसे तो मार्केट में जिंक कई फॉर्म में आता है, जैसे कि जिंक सल्फेट के फॉर्म में आता है, जिंक नाइट्रेट के फॉर्म में आता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आता है, जिंक चिलेटेड EDTA के फॉर्म में आता है। लेकिन जो मैक्सिमम यूज किया जाने वाला जिंक है वो 33% वाला जो जिंक आता है, जिसमें 15% सल्फर भी पाया जाता है, उसका प्रयोग किसान भाई ज़्यादा करते हैं। जिंक सल्फेट में दो तत्व पाए जाते हैं। पहला जिंक जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और दूसरा जो कि एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, यानी कि सल्फर। इन दोनों की हमें अपनी फसल में बहुत ही आवश्यकता होती है। सल्फर का प्रयोग तेल वाली फसलों में और जो नमी जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ पर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, और जो प्याज वाली फसलें हैं उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है। जिंक का प्रयोग भी बहुत सी चीज़ों में आता है। अब हम समझेंगे कि जिंक का फसलों में महत्व क्या होता है। अगर जिंक की कमी हमारे फसल में है तो हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है, जो लीफ हैं वो मुड़ने लगती हैं। जिंक की कमी से जो हमारा पेडी है उसमें खैरा डिजीज आ जाता है। मैंगो और जो नींबू है उसमें जिंक की कमी के होने से पत्तियां छोटी रह जाती हैं, क्लोरोफिल की मात्रा कम बनती है। इन सभी को दूर करने के लिए हमें अपनी फसल में जिंक का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही जो दलहनी फसलें हैं उसमें जिंक के प्रयोग करने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, यानी जो दाल है उसके दाने अच्छे आएंगे, चमकदार होंगे, और जिंक का प्रयोग करने से हमारी फसल में फुटाव अच्छा होता है। चाहे वो सरसों हो, धान हो, गन्ना हो, कोई फसल हो, उसमें जो टिलरिंग है, कल्लों की संख्या जिंक ज़्यादा बढ़ाता है। क्लोरोफिल बढ़ने से क्या होता है, जितना ज़्यादा क्लोरोफिल रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारी फसल में भोजन बनेगा, और जितना ज़्यादा भोजन बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारे फसल में दाने या फिर जो ट्यूबर वाली क्रॉप हैं उसमें जो जैसे आलू वगैरह है उसका साइज बड़ा रहेगा। बाज़ार में बहुत सारे जिंक उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से जो 33% वाला जिंक आता है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जो ये जिंक होता है इसका हमारी फसल में थोड़ा लंबे समय तक प्रभाव रहता है, यानी अगर हम धान की फसल में जिंक का प्रयोग कर लेते हैं तो अगर गेहूं की फसल में इसका प्रयोग ना भी करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे खेत में जो फुटाव है और क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़िया रहेगी। अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो धान्य फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा और अन्य फसलें में लगभग 5 से 8 किलोग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर बुआई के समय आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर चुके हैं तो जिंक की मात्रा आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखिए। जिंक का प्रयोग या तो आप बुआई के समय कर लीजिए, और अगर आप बुआई के समय जिंक का प्रयोग
नहीं करते हैं तो पहली सिंचाई में आप जिंक का प्रयोग अवश्य कर लीजिए। जिंक का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिला के कर सकते हैं, या फिर जिंक सल्फेट, यूरिया और जो पोटास आता है उसको आपस में मिला के कर सकते हैं, या फिर आप यूरिया के साथ सागरिका और पोटास तीनों को आपस में मिलाकर अपने खेत में समान रूप से छिड़काव कर सकते हैं, जिसका आपके खेत में बहुत ही बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। अगर जिंक सल्फेट का आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 एकड़ खेत में 750 ग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा को 150 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर 1 लीटर की बात करें तो 5 ग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा 1 लीटर में घोल के स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर आप 15 लीटर वाली टंकी के साथ स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 75 ग्राम जिंक सल्फेट की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप 25 लीटर वाली स्प्रे टंकी का प्रयोग करते हैं तो 125 ग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। वहीं अगर आप ट्रैक्टर वाली टंकी का स्प्रे करने के रूप में प्रयोग करते हैं तो 150 से 200 लीटर पानी में 750 से 800 ग्राम जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट आता है उसको मिला लीजिए, और चाहे तो उसमें सागरिका भी आप मिला सकते हैं और पूरे खेत में समान रूप से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें जिंक सल्फेट को किन किन फर्टिलाइजर्स के साथ नहीं मिलाना चाहिए। पहला तो आप ज़्यादा सुनते होंगे जो है जिंक सल्फेट को फास्फेट वाले उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जिंक में अवेलेबल जिंक जो है फास्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि नाइट्रेट वाले जो उर्वरक हैं उसके साथ भी जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जो जिंक सल्फेट में सल्फर की मात्रा होती है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने के वजह से वो कोई और ही चीज़ बन जाती है जिसका हमारी फसल में ज़रूरत नहीं होती है, या हमारी फसल में वो उल्टा प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि जिंक सल्फेट के साथ हमें फास्फेट वाले उर्वरकों के साथ साथ ही नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर्स को भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथियों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंच सके। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।